हेलो बच्चों, क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, अगर आप लास्ट 5 से 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स चेक करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो हिस्ट्री में लगातार कंसिस्टेंटली कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। मैंने कुछ 19 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है हिस्ट्री के अंदर के। ठीक है, इन क्वेश्चंस को घूट के पी जाना। ठीक है, प्रोबेबली हमें पेपर्स में फिर से यही क्वेश्चंस दोबारा मिल सकते हैं। ठीक है, पूरी चांसेस, पूरी गुंजाइश है। तो क्वेश्चंस को बनाते हुए क्या करना है, क्वेश्चंस तो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जब भी आप उसके आंसर बनाओगे तो पर्सनली उसके आंसर खुद, उस क्वेश्चंस के आंसर पर्सनली खुद आपने क्या करने हैं, लिखने हैं। आप एनसीईआरटी यूज करो सोर्स, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल इस्तेमाल करो। ठीक है, कहीं से नोट्स कुछ सबके पास होगी, उन्हें इस्तेमाल करो। सबकी कंपाइल करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने हैं। सारे आंसर्स रेडी करके रखने हैं, उन्हें घोट के पी जाना है ना। एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। शायद क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। ठीक है, शायद नहीं, मुझे लगता होने ही चाहिए। ठीक है, तो वो 19 क्वेश्चन कौन से हैं मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, और हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो कॉन्टेक्स्ट जरूर बताऊंगा मैं, हिंट वगैरह। ठीक है, सो दैट आपको क्वेश्चन लिखते वक्त और अच्छा कंटेंट बने आपसे। ठीक है, तो वीडियो को आप स्किप मत करना। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं कैसे करने वाला हूं, पहले आप यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, एंड देन इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन दूंगा। तो अप्रोक्सीमेटली 50-50% क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको और जाके खुद से जाके कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इन 19 क्वेश्चंस को अच्छे से रट लो। इस क्वेश्चंस के कंटेंट भी आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से हर एक क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लो बकायदा। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक हार्डशिप कहाँ हुई थी बच्चों, सोचो जरा, कौन से क्वेश्चन चैप्टर का ये क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट आर दी इकोनॉमिक, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, स्किप मत करना बस। व्हाट आर द इकोनॉमिक, व्हाट आर द इकोनॉमिक हार्डशिप, क्राइसिस मत लिख देना। ठीक है, व्हाट आर द इकोनॉमिक हार्डशिप क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन सी इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस्ड बाय यूरोप, यूरोप ने कौन सी इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करी है। ठीक है, इन ईयर भी देख रखा है क्वेश्चन में ध्यान से। इन 1830 1830 के आसपास यूरोप ने कौन सी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करी है। इन्फ्लेशन था, वर्ल्ड वॉर टू की तरफ हम जा रहे थे, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका था। ठीक है, वर्ल्ड कॉलोनीज बन रही थी अलग अलग तरीके से, यूरोप में अलग अलग डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो आप देख लेना कंटेंट क्या क्या बनता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस्ड बाय यूरोप इन 1830s। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, हाउ डिड नेशनलिज्म, अब इंडिया में भी नेशनलिज्म आया था, हम सब ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे, करेक्ट है, वो हमारा राष्ट्रवाद था। तो यूरोप में भी तो नेशनलिज्म आया था, चैप्टर 1 आप पढ़ ही रहे हो ना, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप, अब नेशनलिज्म यूरोप में किस तरीके से डेवलप हुआ था, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर, कल्चर ने यूरोप में नेशनलिज्म ग्रो करने के लिए किस तरीके से मदद करी, थ्रू कल्चर इन यूरोप। दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई ने रिपीटेडली पूछा है। ठीक है, नेशनलिज्म में कल्चर ने किस तरीके से पुश फैक्टर प्ले किया है यूरोप के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है इस साल आना चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कल्चर से रिलेटेड है। इसके इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कई सारी हिंट दूंगा। ये कंटेंट, जो हिंट का कंटेंट है, आपको आंसर में डेफिनेटली मेंशन करना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट दी जा रही है, इट इज ट्रू, ये कहना उचित है, इट इज ट्रू टू से दैट, टू से दैट, यह कहना उचित है, इट इज ट्रू टू से दैट कल्चर प्लेड, किसने बच्चों, कल्चर प्लेड, ध्यान से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी में भी आ सकता है। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट रोल, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट
रोल, कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट, इन द डेवलपमेंट। ध्यान से एक बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके और समझने की कोशिश कर सकते हो। इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, मैं कुछ बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन तो इस तरीके से या इससे रिलेटेड कुछ बना के दे सकते हैं। इन यूरोप, इन यूरोप, इस तरीके से कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, टू डेवलप ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से बच्चों, ठीक है। ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, उन्होंने टाइम पीरियड भी देके रखा हुआ है, ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, 18 एंड 19वीं शताब्दी, या आप जो भी हिंदी में कहते हो, 18th एंड 19th सेंचुरी, ठीक है। ये क्वेश्चन पड़ेगा इस तरीके से। ये अभी स्टेटमेंट है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हो सकता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन का कंटेंट आपको थोड़ा सिमिलर मिल सकता है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आपको प्योरली बताना होगा कल्चर ने किस तरीके से नेशनलिज्म डेवलप करने के लिए रोल प्ले किया यूरोप में, और टाइम स्लॉट भी उन्होंने देके रखा है 18 टू 19 सेंचुरी के आसपास, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक रोमांटिसिज्म आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, रोमांटिसिज्म, ठीक है, मैं हिंट यहाँ पे लिख दूं बच्चों, रोमांटिसिज्म, एक हिंट क्या है रोमांटिसिज्म में, आपको कई सारा कंटेंट इस पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, रोमांटिसिज्म, ठीक है। दूसरा एक हिंट में और दे रहा हूं आपको, कल्चरल मूवमेंट्स, कल्चरल मूवमेंट्स आपने कहाँ देखी है, ग्रीस में देखी होगी, कल्चरल मूवमेंट कहाँ पे आई थी, कल्चरल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट आपकी आई थी ग्रीस में, ठीक है। इसके ऊपर भी आप आंसर में कंटेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब रोमांटिसिज्म एंड कल्चरल मूवमेंट ग्रीस में जो आई थी, इसने किस में हेल्प की बच्चों, टू डेवलप द नेशनलिज्म थ्रू लैंग्वेज, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, सॉन्ग्स, म्यूजिक, पास्ट एक्सपीरियंस, करेक्ट, ये सारा कंटेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। एक थे करोल कुरपिंस्की, आपने इनको नाम पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, मैं नाम लिख रहा हूं देखो, कैरोल करपिंस्की, ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा, एमसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में, ठीक है। एक पोलिश आर्टिस्ट थे ये, पोलिस, पोलैंड के, ठीक है, was able to develop the feeling of nationalism, इन्होंने भी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में सक्सेस हासिल किया था, थ्रू हिज ओपेरास, म्यूजिक एंड फोक डांसेस, ठीक है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा पोलैंड के जो लोग थे बच्चों, पोलैंड के लोग, द पीपल ऑफ पोलैंड, द पीपल ऑफ पोलैंड, ये भी आपको आंसर में मेंशन करना है, तभी आंसर आपका फुल्ली सारे डायमेंशन से कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। द पीपल ऑफ पोलैंड, इन्होंने क्या किया था, दे वर फाइटिंग विथ रशिया फॉर देयर लैंग्वेजेस एंड कल्चर, डोंट फॉरगेट, फॉर देयर लैंग्वेजेस एंड कल्चर, तो ये भी इस क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अब क्वेश्चन 4 की तरफ बच्चों चलते हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको हिंट दे दी है, ठीक है, यूरोप में कल्चर, कल्चर ने किस तरीके से रोल प्ले किया, ये सारा कंटेंट आपने उस आंसर में जरूर लिखना है। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन 4 आप बहुत यूज्ड हो चुके हैं उस क्वेश्चन से आप लोग ऑलरेडी, ठीक है, आपने प्री बोर्ड्स दिए होंगे, तो प्री बोर्ड में मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा होगा आपके स्कूल वालों ने, ठीक है। अब गेस करो क्वेश्चन क्या हो सकता है फिर, एक्सप्लेन द प्रोसेस, अब प्रोसेस के रिगार्डिंग कौन सा क्वेश्चन आपने किया होगा, याद करो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन के कौन से यूनिफिकेशन हुए, दो यूनिफिकेशन आपको देखने मिलेगी चैप्टर में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है रिपीटेडली क्वेश्चन सीबीसीसी पूछ रही है, ठीक है, तो ये एक शॉर्टलिस्ट में मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इस क्वेश्चन को अच्छे से जस्टिस देना बच्चों, ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ क्या कैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चल रहा हूं, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक 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 पर्सन है, उनका कंट्रीब्यूशन जर्मन यूनिफिकेशन में, ठीक है। अब उसका नाम, जर्मन यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था, नाम याद करो, अगर आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से सोशल साइंस की, तो आपको इसका भी क्वेश्चन ऑटोमेटिक मन में बन जाना चाहिए। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन, सोचो कौन है बंदा वो, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ, मैं अभी नाम लिख रहा हूं, देखो आप एक बार, ठीक है, ओट्टा वैन, नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, ओट्टा वैन बिस्मार्क,
अब बिस्मार्क तो याद आ गया होगा आपको, ठीक है। इसने किस तरीके से, बिस्मार्क की स्पेलिंग भी चेक कर लेना, ठीक है। बिस्मार्क टू जर्मन यूनिफिकेशन, टू जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का क्या कंट्रीब्यूशन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर इसका मतलब हमें जर्मन की यूनिफिकेशन के बारे में लिखना है क्या? जरूर हाँ, लेकिन वो लिखते वक्त आपने, अगर ये बिस्मार्क के ऊपर पूछ रहे हैं तो स्पेसिफिकली आपको बिस्मार्क के बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं चलता पोलैंड की तरफ थोड़ा। पोलैंड के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, किस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बच्चों अब हम पोलैंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं जा रहा हूं। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इन क्वेश्चन के आंसर बकायदा आपको पर्सनली अपने हाथों से लिखने हैं। एक प्रॉपर बंच पेपर का बना के स्टेपल करके सारा रेडी करो और उसे बार बार रट्टे मारते हुए घूट के पी जाओ, ठीक है। इट विल नॉट ओनली हेल्प इन लॉन्ग क्वेश्चंस बट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन एनी थ्री वेज, मैं पोलैंड की तरफ चल रहा हूं, पोलैंड की तरफ मैं चल रहा हूं अभी। एक्सप्लेन एनी एनी थ्री वेज, कोई भी थ्री वेज हमें एक्सप्लेन करने हैं। पोलैंड की हिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने अच्छे से, ठीक है। इन विच, explain the three ways in which the nationalist feeling, you can say nationalism की feeling, ठीक है। the nationalist feeling, ध्यान से बच्चों, पोलैंड की तरफ जा रहे हैं, पोलैंड की हिस्ट्री है हमारे पास भी, ठीक है। वर, फिर से एक बार क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। केप्ट अलाइव, नेशनलिस्ट फीलिंग जिंदा रखी, ठीक है। केप्ट अलाइव कहां पे बच्चों? इन पोलैंड, इन पोलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलैंड के लोग किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे थे। क्यों? फॉर देयर लैंग्वेजेस, गेटिंग, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। लैंग्वेजेस एंड कल्चर, याद रखना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। एक्सप्लेन एनी थ्री वेज इन विच नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव इन पोलैंड, ठीक है। उन्होंने टाइम पीरियड भी देके रखा है, ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी। ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद सीबीएसई पूछे इस साल फिर से एक बार, है ना। तो आपने अच्छे से करके जाना है। यहां तक कुछ डाउट? अगर डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नेशन स्टेट, आप लोगों ने नेशन स्टेट पढ़ा होगा, नेशन स्टेट कंसेप्ट पढ़ा होगा। इंडिया में भी नेशन स्टेट है ना, बरोबर है। तो यूरोप में भी नेशन स्टेट कंसेप्ट राइज कर गया, ठीक है। तो एक्सप्लेन थ्री फीचर्स, कितने फीचर्स बच्चों? 3 फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं। ऑफ किस चीज के बच्चों? ऑफ द नेशन स्टेट, ठीक है। नेशन स्टेट, इंडिया भी एक नेशन स्टेट है बच्चों आज, करेक्ट है ना। हमारा एक पूरा देश मतलब नेशन, और हमारे देश के अंदर कई सारे राज्य मतलब स्टेट। ये कंसेप्ट है नेशन स्टेट कंसेप्ट, ठीक है। एक्सप्लेन थ्री फीचर्स ऑफ नेशन स्टेट दैट एमर्ज्ड, अब कहाँ एमर्ज हुआ था नेशन स्टेट? दैट एमर्ज्ड, ठीक है, एमर्ज्ड इन यूरोप, बट ऑब्वियस इसी की हमें मतलब वहां पे जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे यूरोप में, उसका इम्पैक्ट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे भी तो था, ठीक है। तो नेशन स्टेट कंसेप्ट हमने भी उन्हीं से सीखा है, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन जरूर उनका भी हमारे नेशनलिज्म में है। इन 20th सेंचुरी, भूलना नहीं, टाइम पीरियड भी देके रखेंगे आपको वो लोग। इन 20th सेंचुरी, क्वेश्चन इस तरीके से आपको आएगा, भूलना नहीं, भूलना नहीं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं चल रहा हूं 8वें क्वेश्चन की तरफ। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात चल रही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा, बट ये पीछा नहीं छोड़ रहा आप लोग का ना। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछ रही है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों? एक्सप्लेन एनी थ्री मेजर्स, एक्सप्लेन एनी थ्री मेजर्स, कौन से 3 मेजर्स, ध्यान से, कौन से 3 इनिशिएटिव्स, ठीक है, कौन से 3 मेजर्स दैट इंट्रोड्यूस्ड, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। कहाँ, किसकी बात कर रहा हूं अभी बच्चों? मैं बात कर रहा हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ठीक है। एक्सप्लेन एनी थ्री मेजर्स दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय दी
किन्होंने इंट्रोड्यूस करा था बच्चों? बाय दी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कौन से 3 मेजर्स इंट्रोड्यूस करे थे? ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इसमें कई सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं शुरुआत में ही एसएसटी की पेपर में। ठीक है, टू क्रिएट, क्या बनाने के लिए बच्चों? टू क्रिएट, ध्यान से क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स दैट इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, किस चीज का बच्चों? अ सेंस ऑफ, किस चीज का सेंस? सोचो, अभी आपने पढ़ा होगा तो। अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, हम सब एक है। ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी का इंपैक्ट हमारे नेशनलिज्म पे भी है बच्चों। कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग अमंग्स द फ्रेंच पीपल, किनके बीच में बच्चों? फ्रेंच पीपल के बीच में, अमंग्स द फ्रेंच पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले सबसे अच्छे से बना के रखना है इसकी नोट्स। ठीक है, पॉसिबली आ सकता है इस साल। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने किस तरीके से 3 मेजर्स लिए थे जिस वजह से फ्रेंच लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग्स राइज कर गई, और यही है कि वहां के मोनार्की अगेंस्ट में लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करी, मोनार्की को हटाया, डेमोक्रेसी लेके आए, है ना? तो और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस पे भी है। गेटिंग, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो उसका इंपैक्ट हमारे फ्रीडम्स इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे भी है। दैट्स व्हाई सीबीएसई क्वेश्चन बार बार पूछती है, तो इस साल भी क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं 9 क्वेश्चन की तरफ। अब यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते वक्त आप लोग को एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पे अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्रिटिश नेशन किस तरीके से अस्तित्व में आए, एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, उसके ऊपर एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था ना, गेटिंग, तो केवल इंडिया को नहीं बनाया था उन्होंने कॉलोनी, वर्ल्ड के कई सारे पार्ट्स को उन्होंने कॉलोनी बनाया था। ठीक है, इवन आज की जो अमेरिका है उसको भी उन्होंने कॉलोनाइज करके रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस I repeat, describe in brief the process by which, ठीक है, आई एम सॉरी बच्चों, by which, सोचो क्या टॉपिक हो सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, सोचो जरा एक बार। द ब्रिटिश नेशन, ध्यान से, ब्रिटिश नेशन किस तरीके से अस्तित्व में आया, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमारा नेशन तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में हमने लड़ाई करने के बाद आया, करेक्ट है? तो ब्रिटिश का नेशन किस तरीके से अस्तित्व में आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट प्रायोरिटी में मैं थोड़ा नीचे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर करना नहीं करना है, डेफिनेटली इसे भी करके जाना है। 19 क्वेश्चन करने में कितना समय लगता है बच्चों? हार्डली एक दिन चला जाएगा आपका प्रिपरेशन का, करेक्ट है? तो एक बार क्वेश्चन फिर से देखो एक बार। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस बाय विच द ब्रिटिश नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से पढ़ के जाना। अब मैं चलता हूं नेपोलियन की तरफ। ठीक है, अब नेपोलियन के ऊपर एक क्वेश्चन तो पड़ता है कि आप क्वेश्चन जरा आप क्वेश्चन पेपर ध्यान से खोल के देखना। एमसीक्यू से नेपोलियन को पूछना शुरू कर देते हैं लोग, नेपोलियनिक कोड एंड समथिंग, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं नेपोलियन के ऊपर, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। डिस्क्राइब डिस्क्राइब ठीक है, ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई मीन, डिस्क्राइब एनी थ्री रिफॉर्म्स, किसकी बात चल रही है? अब आपको याद आना चाहिए कि कौन से रिफॉर्म्स नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे थे। याद करो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से तो आपको इसका आंसर अभी आना शुरू हो चुका होगा दिमाग के अंदर। ठीक है, डिस्क्राइब्स एनी 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। ध्यान से बच्चों, नेपोलियन ने कौन से 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे इन द टेरिटरीज, जहां जहां उसने कॉन्कर किया था और विजय हासिल किया था, उन जगहों पे उसने कौन से 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, ही कॉन्कर्ड, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से अच्छे से करके रखना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छा कंटेंट देके रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, आपको इसका आंसर एनसीईआरटी में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है एक बार समझाओ फिर से।
कौन से 3 रिफॉर्म्स नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे इन द टेरिटरीज ही कॉन्कर्ड, जहां जहां वो उसने विजय हासिल किया था युद्ध करके, ठीक है, उन जगहों पे उसने कौन से 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, ये क्वेश्चन है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब बाल्कन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। बाल्कन, बाल्कन की हिस्ट्री पढ़ रहे होगे आप लोग, ठीक है, आपने बाल्कन की हिस्ट्री पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से बच्चों। अभी हाँ बस होने आया। अभी हम लोग वेस्ट यूरोप की जितनी भी क्वेश्चंस पढ़ते थे उसके हिस्ट्री के ऊपर, वो अभी खत्म होने जा रहे हैं। अब इंडियन हिस्ट्री की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, बाल्कन हिस्ट्री की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्राइब, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिस्क्राइब, ध्यान से बच्चों, डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव कंडीशंस, ध्यान से, एक्सप्लोसिव कंडीशंस, आई एम सॉरी मेरी स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हुई, मैं फिर से लिख रहा हूं। डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशंस। कौन सी कंडीशन की बात चल रही है? एक्सप्लोसिव कंडीशंस, कि लोग अब तंग आ चुके हैं, अब कभी भी दंगे भड़क सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव कंडीशंस, ठीक है। दैट प्रिवेल्ड, कहां पे थी एक्सप्लोसिव कंडीशन? सोचो अभी बाल्कन में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो अच्छे से। प्रिवेल्ड, ठीक है, इन द बाल्कन, इन द बाल्कन। बाल्कन की हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है। बाल्कन के ऊपर एमसीक्यू पे भी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट लाइनर्स पे भी आते हैं, ठीक है। आफ्टर, और बड़ा वाला क्वेश्चन जो सीबीएसई ने रिपीटेडली पूछा है, ये वो रहा। आफ्टर 1871, ईयर भी देके रखा हुआ है ध्यान से। इसका कंटेंट एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से देके रखा हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अलावा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आपने। डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन द बाल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप। क्वेश्चन समझ आया? अब मैं आगे चलता हूं, नेशनलिज्म, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बड़ा है। इस क्वेश्चन को वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। नेशनलिज्म, ठीक है, नो लॉन्गर, नेशनलिज्म नो लॉन्गर, नेशनलिज्म मतलब किसी शत्रु का अगेंस्ट में पूरा देश मिलकर लड़ रहा हो, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आई मीन, ठीक है। नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड, नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक, ध्यान से बच्चों क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। लिबरल, ठीक है, लिबरल एंड डेमोक्रेटिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है नेशनलिज्म की। एंड डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, नेशनलिज्म ने अपने 3 सेंटिमेंट्स को संभाले नहीं रखा। बाय द लास्ट क्वार्टर, टाइम भी देके रख रहे हैं वो लोग, बाय द लास्ट क्वार्टर। अब सोचो ये क्वेश्चन कहां से और किस टॉपिक पे पढ़ रहा है? ऑफ द 19th सेंचुरी, ध्यान से बच्चों क्वेश्चन समझ आ रहा है, ठीक है। तो खिचड़ी मत पकाना दिमाग के अंदर, ठीक है। इन यूरोप, ये क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान से। आपको स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेशनलिज्म ने अपनी आइडियलिस्टिक आइडेंटिटी, लिबरल आइडेंटिटी और डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी या फिर सेंटिमेंट्स, यू कैन से दैट, खो दी थी ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी इन यूरोप। इसके क्या कारण है उसे आपको लिखना है। और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कैसे पूछेंगे ये लोग? जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन तो सीबीएसई पूछती है, जनरली आप देख सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो अब स्टेटमेंट दे सकते हैं तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। कुछ डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मैं चल रहा हूं। अभी हम यूरोप की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ट्रीटी ऑफ वियना अगर नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हें लगता है हमारी यूरोप की हिस्ट्री खत्म होगी? नहीं ना। तो ट्रीटी ऑफ वियना भी आपने कंसिस्टेंटली देखा होगा, एमसीक्यू में क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट लाइनर्स में क्वेश्चन होते हैं, एंड बड़ा क्वेश्चन भी होता है। अब बड़ा क्वेश्चन कौन सा है? अगर बड़ा क्वेश्चन आप करके जाओगे तो डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू की आपकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। अब वो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन, ध्यान से बच्चों, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन एनी 4 चेंजेस,
किस चीज की बात हो रही है? चेंजेस। कौन से 4 चेंजेस दैट ब्रॉट, लाए गए, ठीक है, कौन से 4 चेंजेस दैट ब्रॉट अबाउट इन यूरोप, कहां पे लाए गए या फिर आए? यूरोप में, ठीक है। अब किस वजह से? अब वो क्वेश्चन में आपको वजह भी बता रहे हैं। बाय द ट्रीटी ऑफ, कौन सी ट्रीटी हुई थी बताओ? बाय द ट्रीटी ऑफ, ट्रीटी ऑफ वियना। ध्यान से, ये क्वेश्चन वियना के ऊपर कुछ ना कुछ तो पूछते ही है। साल याद करो, साल मुझे याद है 1815, मैंने लिख के रखा हुआ है। ट्रीटी ऑफ वियना का ईयर पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और एमसीक्यू भी पूछते हैं। ये क्वेश्चंस को भी अच्छे से करना। इसका कंटेंट आप एनसीईआरटी से करना ही करना, और आपके पास सपोर्ट मटेरियल अगर है उसमें से भी करना, ठीक है। और अब मैं चलता हूं आगे। अब चलते हैं हम इंडियन हिस्ट्री की तरफ। 13 क्वेश्चंस मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री पे दे के रखे हैं, यूरोपियन नेशनलिज्म के ऊपर। अब हम चलते हैं इंडियन हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। 19 क्वेश्चन टोटल है हमारे पास, 13 हो चुके, 14 पे चलते हैं अभी हम लोग। 14 क्वेश्चन हमारे गांधी जी के ऊपर। बिना गांधी जी की हिस्ट्री पढ़े हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे खत्म कर सकते हैं, है ना। अब गांधी जी ने अलग अलग चीजें, अलग अलग सत्याग्रह लॉन्च किए थे, है ना। जब साउथ अफ्रीका से वो आए तो इंडिया में उन्होंने कंसिस्टेंटली 3 मूवमेंट्स लॉन्च करी, और तीनों में उन्हें सक्सेस मिला, करेक्ट है। अब वो 3 मूवमेंट्स कौन सी है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, बट फिलहाल उस पर बात नहीं करूंगा। हम अलग क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। वाई डिड गांधी जी, ठीक है, डिसाइड, गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया टू लॉन्च, क्या लॉन्च करने की डिसाइड किया था? टू लॉन्च, टू लॉन्च अ नेशन वाइड, पूरे देश की बात चल रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। व्हाई डिड गांधी डिसाइड अ नेशन वाइड सत्याग्रह। सत्याग्रह की आपको डेफिनेशन बुक में दे के रखी हुई है। सत्याग्रह की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसका लिटरल मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह, इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, और वायलेंस नहीं करेंगे, है ना, हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलैक्ट एक्ट? रोलैक्ट एक्ट याद करो, अगेंस्ट, अगेंस्ट दी रोलैक्ट, प्रपोज्ड अब तक आया नहीं था, प्रपोज्ड के अगेंस्ट गांधी जी ने सोच लिया था कि अभी हम मूवमेंट लॉन्च करेंगे नेशन वाइड। रोलैट एक्ट, रोलैट की स्पेलिंग देख लो एक बार, गलती मत करना एग्जाम वाले दिन भी। रोलैट एक्ट, ठीक है। ईयर क्या था बच्चों? 1919। ईयर अच्छे से कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो देखो, बड़े क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करते तो ऑटोमेटिकली छोटे क्वेश्चन की आंसर प्रिपरेशन हमारी हो जाती है। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। रोलैट एक्ट क्या था आपको याद होना चाहिए। किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, एंड जेल में डाल सकते थे। तो ये तो राइट टू लिबर्टी, और ब्रिटिशर्स बाहर से आके इंडियंस पे कर रहे थे, तो इसके अगेंस्ट में किसने नारा बुलंद किया? हमारे गांधी जी ने, ठीक है। तो उस पे क्वेश्चन पढ़ता है, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। अब क्वेश्चन 15 की तरफ हम चल रहे हैं। अब 2 मूवमेंट हमें समझनी है ध्यान से बच्चों, है ना। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 15 15 की तरफ मैं जा रहा हूं, ठीक है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़िए आप लोगों ने अच्छे से पूरे साल। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिसओबे करना, लॉ को सुनना नहीं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में लाके बनाए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक ये मूवमेंट थी, एक और मूवमेंट उन्होंने लॉन्च करी थी गांधी जी ने, ठीक है। याद करो कौन सी थी वो। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम, वीडियो पॉज करके सोच सकते हो अपने दिमाग के अंदर एक बार, ठीक है। वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, याद आ गया, फ्रॉम दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। याद करो अभी दोनों के बीच में क्या अंतर था, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये दोनों को, दोनों इस क्वेश्चन को अगर आप इसका आंसर रेडी करोगे अच्छे से ना, तो ये दोनों मूवमेंट की आपकी स्टडी हो जाएगी। अगर अलग अलग क्वेश्चन भी कुछ पूछते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोनों अलग अलग मूवमेंट थी, है ना। तो सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे आपको, सपोर्ट द स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट दी गई है ऊपर। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, सपोर्ट दी, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है कई बार, ध्यान से। सपोर्ट दी स्टेटमेंट, ये 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है।
एग्जाम के बाद फिर मुझे बोलना कि सर आपने जो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके दिए थे उससे सही कई जरा सपोर्ट हमें मिला एग्जाम में, ठीक है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपस में किस तरीके से अलग अलग थी, मतलब डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्या थे, क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्ट सत्याग्रह आपको याद है, सॉल्ट मार्च आपको याद है ना। अब उसी के ऊपर क्वेश्चन है, हाउ डिड सॉल्ट मार्च शुरू कहाँ हुआ, खत्म कहाँ हुआ, कितने उनके साथ फॉलोअर्स थे, ये सब पे क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी हो जाएंगे। हाउ डिड सॉल्ट मार्च की बात चल रही है, ईयर याद रखना भूलना नहीं, शुरू कहाँ से हुआ भूलना नहीं, खत्म कहाँ पे हुआ भूलना नहीं, कितने फॉलोअर्स थे भूलना नहीं, लॉ किस तरीके से ब्रेक किया, सॉल्ट लॉ गांधी जी ने, भूलना नहीं। इस सब पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अलग से, ठीक है। तो ये कंपाइल्ड क्वेश्चन है तो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था आप वीडियो स्किप मत करना, ताकि मैं हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। समझ आ रही है। हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, एक इफेक्टिव टूल बन गया क्या चीज, सॉल्ट मार्च, टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट में कॉलोनीज बना रहे थे अलग अलग जगह जाके, इंडिया में भी कॉलोनी बना के रख दी थी, इंडिया को कॉलोनी बना के रख दी थी। तो इस कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट में हमने, मतलब हमारे गांधी जी ने किस तरीके से सॉल्ट मार्च का एक इफेक्टिव टूल की तरह इस्तेमाल किया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखते हो तो कई सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। गेटिंग। अब चलते 17 क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए रखा गया तो मैं पक्का पूछूंगा। सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सत्याग्रह का लिटरल मतलब आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सत्याग्रह का लिटरल मतलब पूछ सकते हैं। अब देखो, एक्सप्लेन द आइडिया, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के पीछे क्या आइडिया, क्या रोल प्ले चल रहा था, किस तरीके से थिंकिंग प्रोसेस चल रही थी गांधी जी की। उन्होंने जो प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था सत्याग्रह, एक्चुअली उन्होंने सत्याग्रह का प्रिंसिपल साउथ अफ्रीका में भी अप्लाई किया था, वहां उन्हें सक्सेस मिला था, ठीक है। ये एक्सपीरियंस उनके पास था, तो वो जब इंडिया आए तो उन्होंने सत्याग्रह का टूल इंडिया में भी अप्लाई किया, ठीक है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या कंटेंट लिख सकते हो, अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हो। इसका लिटरल मतलब क्या है, ठीक है। गांधी जी ने लोगों को क्या क्या कहा, किस तरीके से मूवमेंट लॉन्च कर रही है, किस तरीके से अपना बिहेवियर होना चाहिए, हमें कलम से किस तरीके से आजादी मिल सकती है ना। ये सारे कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अच्छा खासा कंटेंट देके रखा हुआ है। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये भी सीबीएसई ने बहुत बार, काफी बार पूछा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंपैक्ट है बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंपैक्ट कहाँ थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे थे, ठीक है। अच्छे इंपैक्ट भी हुए, बुरे इंपैक्ट भी हुए, ठीक है। किस तरीके से अच्छे इंपैक्ट हुए, किस तरीके से बुरे इंपैक्ट हुआ, ये वो उसका एक कंपाइल्ड क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशंस, क्या बनाया इंडिया में न्यू इकोनॉमिक सिचुएशंस। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई थी, इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। इवन दो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर कर रही थी, ठीक है। ये सारा आपको कंटेंट इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना होगा। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन कॉलोनियल इंडिया, कहां पे बच्चों, हमारे इंडिया की बात हो रही है। इन इन कॉलोनियल इंडिया, हमारे इंडिया में किस तरीके से इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ है, किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ये कुल मिला के क्वेश्चन है, इसका अच्छा खासा आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल सकता है। उन्होंने कहा होगा आपसे गिव 3 रीजंस, ऐसे ही सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। गिव 3 रीजंस, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अभी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। कलेक्टिव आइडेंटिटी आपने यूरोप में पढ़ी थी, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको दिया ऊपर एक, ठीक है। अब इंडिया में भी कल्चर ने कुछ ना कुछ तो रोल प्ले किया होगा। हाउ डिड द कल्चरल प्रोसेसेस, ठीक है। एंड कल्चर का मैंने भी आपको क्वेश्चन यूरोप के नेशनलिज्म के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया है। हाउ डिड द कल्चरल प्रोसेसेस, इंडिया में भी कल्चरल प्रोसेसेस हो चुकी, ठीक है। इन कल्चरल प्रोसेसेस ने हेल्प करी
किसमें? अब ध्यान से आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इसमें चाहिए, तो आपको ये रेडीली मिलेगा नहीं। इसका आंसर आपको किसी क्वेश्चन के किसी एक पेज पे, किसी बुक के किसी एक पेज पे नहीं मिलेगा। कंपाइल्ड आंसर है इसका, ठीक है, एक मतलब कंक्लूसिव आंसर आपको इसको बनाना पड़ेगा। हाउ डिड द कल्चरल प्रोसेसेस हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ, किस चीज का सेंस? अब देखो, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इसका क्वेश्चन फिर से दिमाग में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। यूरोप में कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात चल रही थी और इंडिया में कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात चल रही थी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, या फिर करेक्ट? क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज इन यूरोप, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाज इन इंडिया। ठीक है, भूलना नहीं, बिलोंगिंगनेस इन इंडिया। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको रेडी करना है। ये हो गए आपके 19 के 19 क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को बकायदा आप लोग अपने हैंडराइटिंग में लिख के सारे आंसर्स रेडी करके एक ब्लैंक पेजेस, मेरी तरह से ब्लैंक पेजेस लो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पे बनाओ, ठीक है, अपने ओन हैंडराइटिंग में बनाओ, ठीक है। कंटेंट कहाँ से लोगे? एनसीईआरटी से लो, सपोर्ट मटेरियल से लो, और आपके पास जो एडिशनल नोट्स होगी उससे लो, ठीक है। ये 19 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर लो और इन क्वेश्चन आंसर्स को मगअप करके पी जाना, ठीक है। आई रिपीट, इन क्वेश्चन आंसर्स को मगअप करके पी जाना, सो दैट हम प्रिपेयर रह सकते हैं फाइनल्स एग्जाम में आंसर राइटिंग करने के लिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आप रेडी करते हो तो आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और कई सारे बड़े 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आपके रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट आप बड़े क्वेश्चन कर ही रहे हो हिस्ट्री के, ठीक है। एंड क्रॉस योर फिंगर, टच वुड, ठीक है, पॉसिबली इसी में से क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।